हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व का। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। मैंने जो है टेबल के माध्यम से और फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया था। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। यदि आप पहले उसको देख लेते तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस वाली वीडियो में हम लोग जो है समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व के बारे में समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप जो है जो कुछ भी मैं आज बताऊंगा, यदि आप जो है उसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग में जो है वह पड़ा हुआ है, उसका उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से भी आप जा करके समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पूरा विस्तृत रूप से आप जान सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आपके सामने रेटिंग फॉर्म में है। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्शल महोदय के अनुसार कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु हो जो विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सके तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे। क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा अधिक है तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर तथा उसका प्रयोग पहले में करके लाभ प्राप्त कर सकता है। बस फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है कि देखिए, बस आपको इतना याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु है, ठीक है, कोई ऐसी वस्तु है जो विभिन्न प्रयोगों में लाई जा सके, अर्थात उस वस्तु को जो है कई प्रयोगों में प्रयोग किया जा सकता है, उससे कई उपयोग किए जा सकते हैं, तो वह व्यक्ति क्या करेगा तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे। ये इतना जो है समसीमांत उपयोगिता नियम है। चूँकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप जो है आपके पास, चूँकि मुद्रा का नाम तो मार्शल नहीं लिया, कोई किसी वस्तु का नाम लिया है, लेकिन अगर हम मुद्रा को भी रखते हैं तो भी ये नियम जो है लागू होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी प्रकृति में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है मुद्रा है, तो आप उस मुद्रा का प्रयोग जो है विभिन्न चीज़ों को खरीदने में कर सकते हैं। तो आप जो है उस मुद्रा से जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इस प्रकार खरीदेंगे कि ताकि जो प्रत्येक वस्तु है उससे जो उपयोगिता प्राप्त हो, उस हर वस्तु से, जो विभिन्न प्रकार की वस्तु आप अपनी मुद्रा से खरीद रहे हैं, उस हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो है वह समान रहे। अब आपको रिमाइंड हो गया होगा। अब आइए जो है इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं। चूँकि समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया है और बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व के बारे में मार्शल महोदय ने कहा था कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। उन्होंने कहा था कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। मार्शल महोदय के इस कथन को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह भी दे देगा कि यहाँ पर लिखा उन्होंने कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इस तरह भी दे देगा कि ये कथन किसका है, ठीक है, ये कथन किसका है, इस तरह ये कथन दे देगा कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। ये कथन किसका है, मार्शल का, रॉबिन्स का, कई लोगों का नाम दे देगा। तो जो है ये आप जानते रहेंगे तो सही टिक कर सकते हैं। इसलिए इनके इस कथन को जानना जरूरी है। हर एक चीज़ को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तब ये टॉपिक वाइज जो है इसके महत्व के बारे में समझते हैं। तो समसमांत उपयोगिता नियम का महत्व जो है उपभोग के क्षेत्र में है। कैसे है? देखिए, जो उपभोक्ता होता है उससे अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होती है? उसे अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब वह द्रव्य की इकाई को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार खर्च करे कि अंत में प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगभग समान रहे। यदि मुद्रा के इस क्रम को बदला जाएगा तो उपयोगिता में कमी आ जाएगी। यदि उससे जो अपने द्रव्य की इकाई विभिन्न वस्तुओं को क्रय करने में
खर्च करता है और यदि प्रत्येक इकाई से उसे समान उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है तो उसका जो अधिकतम संतुष्टि है उसमें कमी आ जाए, उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी होगी जब जो है उसे प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता समान रहे, इसलिए इसका उपभोग क्षेत्र में महत्व है। अब आइए थोड़ा रिटन फॉर्म भी इसको देखते हैं, यदि आप चाहे तो नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समसीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। नियम में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उपभोक्ता को तभी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है जब वह अपने द्रव्य की इकाई विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार खर्च करे कि अंत में प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगभग समान रहे। और यदि मुद्रा के इस क्रम को बदला जाता है तो उपयोगिता में कमी आ जाएगी। तो अब आशा करता हूँ कि समसीमांत नियम का उपभोग के क्षेत्र में क्या महत्व है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि उत्पादन में महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम का उत्पादन में क्या महत्व है। देखिए, एक उत्पादक जो होता है उसके पास जो उत्पादन के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, तो वह जो है हमेशा सीमित साधनों से अधिक उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रतिस्थापन के नियम की सहायता से साधनों का इष्टतम संयोग ढूंढता है। ध्यान सुनिएगा, एक उत्पादक के पास जो है साधन सीमित होते हैं और वह इन्हीं सीमित साधनों से अधिकतम वह अधिक उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह क्या करेगा, वह साधनों का इष्टतम संयोग ढूंढेगा। इस सबसे इष्टतम संयोग कौन सा है, किन किन साधनों को, जो उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सब उसको किस अनुपात में प्रयोग करें ताकि हमको जो है इष्टतम संयोग प्राप्त हो जिससे अधिक उत्पादन हो सके। इसके लिए जो उत्पादक है वह समय समय पर भूमि, श्रम, पूंजी आदि साधनों की सीमांत उपयोगिता वह आंकता रहता है समय समय पर, और महंगे तथा निष्क्रिय साधनों की जगह क्या करता है, सस्ते तथा सक्रिय साधनों को प्रतिस्थापित करता रहता है। इस प्रकार का प्रतिस्थापन करते करते उत्पादक एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर विभिन्न उत्पत्ति के साधनों की सीमांत उत्पत्ति समान हो जाती है। उत्पत्ति के साधनों का इसी बिंदु पर आदर्शतम संयोग स्थापित होता है। ऐसी दशा में उसका उत्पादन व्यय न्यूनतम और लाभ अधिकतम होता है। अब ये जो चीज़ मैंने बताए हैं उसी को जो है रिटन फॉर्म भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक उत्पादक जो है हमेशा सीमित साधनों से अधिक उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। किससे? उसके पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और उन साधनों से वो अधिक उत्पादन करने का प्रयास करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और प्रतिस्थापन के नियम की सहायता से साधनों का इष्टतम संयोग ढूंढता है। क्या करता है? इष्टतम संयोग ढूंढता है कि जब वो साधनों के इष्टतम संयोग का मतलब क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधन हैं उनको एक उचित अनुपात में प्रयोग करना, मतलब उसका सर्वोत्तम उपयोग करना कि जिससे जो है उन्हें अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। ठीक है, और साधनों के इस इष्टतम संयोग को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, वह जो है प्रत्येक उत्पादक जो है समय समय पर भूमि, श्रम, पूंजी आदि साधनों की सीमांत उपयोगिता आंकता रहता है। क्या करता है? आदि साधनों की सीमांत उपयोगिता आंकता रहता है कि किसकी जो है भूमि की, श्रम की, पूंजी की सीमांत उपयोगिता है क्या, और वो फिर क्या करता है, और महंगे तथा जो निष्क्रिय साधन है उसके पास उनकी जगह जो है सस्ते तथा सक्रिय साधनों को प्रतिस्थापित करता है। सस्ते साधन इसलिए क्योंकि जितना कम लागत रहेगा उतना ही उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रतिस्थापन करते करते उत्पादक एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर विभिन्न उत्पत्ति के साधनों की सीमांत उत्पत्ति क्या हो जाती है, समान हो जाती है। और जहां पर उत्पत्ति के साधनों की सीमांत उत्पत्ति समान हो जाएगी वहीं पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। जिस प्रकार उपभोक्ता के संबंध में था कि उपभोक्ता जो है
अपने द्रव्य की इकाई को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा जिससे उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है विभिन्न वस्तुओं से वो समान हो। ठीक उसी तरह यह उत्पादक पर भी लागू होता है कि वह जो है उत्पादन के साधनों को एक दूसरे से इस प्रकार प्रतिस्थापित करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि उत्पत्ति के साधनों की सीमांत उत्पत्ति जो है समान न हो जाए। और उत्पत्ति के साधनों का इसी बिंदु पर आदर्शतम संयोग स्थापित होगा। उत्पत्ति के साधनों का आदर्शतम संयोग कहाँ स्थापित होगा? जहाँ पर जो है जो विभिन्न साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी सीमांत उत्पत्ति समान हो, तभी आदर्शतम संयोग स्थापित होगा और उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसी दशा में उसका उत्पादन व्यय क्या होगा? न्यूनतम, और लाभ क्या होगा? अधिकतम होगा। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, विनिमय में भी इसका महत्व है समसीमांत उपयोगिता नियम का। कैसे है, आइए समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से हम विनिमय की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। विनिमय का मतलब एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेना या मुद्रा को देकर कोई वस्तु खरीदना, उसे विनिमय कहते हैं। तो समसीमांत उपयोगिता नियम जो है ये विनिमय की सीमाओं का निर्धारण करता है। कैसे? जब कभी किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, ध्यान सुनिएगा, जब कभी किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु की मांग करता है, और यह प्रतिस्थापन तब तक चलता है। प्रतिस्थापन मतलब यह प्रतिस्थापन तब तक चलता है। कौन सा प्रतिस्थापन? महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का उपभोग करना। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि उन दोनों की सीमांत उपयोगिता लगभग बराबर न हो जाए। वह जो है उपभोक्ता जो है महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का उपभोग तब तक करता रहेगा जब तक जो है दोनों की सीमांत उपयोगिता समान न हो जाए। इसलिए विनिमय के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। इसका वितरण के क्षेत्र में भी महत्व है। देखिए, वितरण के क्षेत्र में महत्व कैसे कि इसलिए है क्योंकि जो भी भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये चीज़ें लगी रहती हैं तो प्रत्येक उनके बदले पुरस्कार मिलता है। से भूमि को लगान प्राप्त होता है, पूंजी को ब्याज प्राप्त होता है, श्रम को मजदूरी प्राप्त होती है, जो उत्पादक है उसको लाभ प्राप्त होता है। तो अब ये कैसे बटेगा? मजदूरी कितनी दी जाए, लगान कितना दिया जाए, ब्याज कितना दिया जाए, लाभ कितना प्राप्त हो, तो ये एक समस्या है। इस समस्या का समाधान जो है समसीमांत उपयोगिता नियम करता है। कैसे करता है? देखिए, यहाँ पर लिखा है रेटिव फॉर्म में कि उत्पादन के साधनों के सहयोग से ही उत्पादन संभव है। आज मुख्य समस्या उत्पादन को साधनों के बीच वितरित करने की है। उत्पादन को साधनों के बीच वितरित करने का मतलब ये है कि जो भी आय प्राप्त होगी वो जो है उसे, वो मुख्य समस्या है कि उनको किस प्रकार बांटा जाए, किस प्रकार लगान दिया जाए, ब्याज दिया जाए, उत्पादक को लाभ प्राप्त हो और श्रम को मजदूरी प्राप्त हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पुरस्कार सीमांत उत्पादन के सिद्धांत के अनुसार निश्चित होता है। तो फ्रेंड्स, जो उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन हैं उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा किसके आधार पर? सीमांत उत्पादन के सिद्धांत के अनुसार निश्चित होता है, और प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पत्ति के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक साधन को जो पुरस्कार दिया जाएगा, चाहे मजदूरी के रूप में हो, लाभ के रूप में हो, ब्याज के रूप में हो, लगान के रूप में हो, तो वह जो है किसके अनुसार दिया जाता है? उस प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति के अनुसार ही दिया जाता है। जितनी प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता होगी उसे उतना ही पुरस्कार उसे दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि वितरण के क्षेत्र में भी इसका महत्व आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है, इसका महत्व राजस्व के क्षेत्र में भी है। कैसे है? अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, राजस्व का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है? वह है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। यदि आपने पढ़ा होगा तो समझते होंगे। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है।
राजस्व का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, वो किस पर आश्रित है या किस पर आधारित है, वो समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। कैसे है आइए इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक आय जो है करों से प्राप्त की जाती है। सार्वजनिक आय किससे प्राप्त होती है, करों से प्राप्त होती है, जो टैक्स लगाए जाते हैं, और इस आय को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। सरकार आय टैक्स लगाती है, उसके पास आय प्राप्त होती है, फिर वह उसे जो है सार्वजनिक कार्यों पर खर्च करती है। वह जो है उसे सामुदायिक कार्यक्रम चलाती है, सड़कें बनवाती है, बिजली की व्यवस्था करती है, सिंचाई के पर खर्च करती है, तमाम चीज़ों पे खर्च करती है। अब देखिए इस व्यवस्था में दो बातें होती हैं। पहला क्या है कि करारोपण से करदाताओं का त्याग बढ़ता है। करारोपण से क्या होता है, करदाताओं का त्याग बढ़ता है, और जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ाई जाएगी उनका त्याग भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात क्या है, इस सार्वजनिक व्यय से लोगों को लाभ या उपयोगिता प्राप्त होती है। देखिए दो चीज़ें हैं, करारोपण से करदाताओं का त्याग बढ़ता है, और जब जो कर लगाने के बाद जो आय प्राप्त होती है, जब उसको व्यय किया जाता है तो इससे लोगों को लाभ या उपयोगिता प्राप्त होती है। उसके बाद क्या कि अतः सरकार के सामने यह समस्या आती है कि वह किस सीमा तक कर लगाए और किस सीमा तक व्यय करे। ध्यान सुनिएगा, जब सरकार करारोपण करती है, टैक्स लगाती है, तो करदाताओं का त्याग बढ़ता है, और जब वही जो आय प्राप्त होती है उसी आय को सार्वजनिक व्यय पर खर्च करती है, तब उससे लोगों को जो है उपयोगिता प्राप्त होती है। तो अब उसके सामने समस्या आती है कि वह किस सीमा तक कर लगाए और किस सीमा तक व्यय करे। इसका जवाब कौन देता है, समसीमांत उपयोगिता नियम देता है। कैसे, देखिए करारोपण करते समय और उस करारोपण द्वारा जो आय प्राप्त हो रही है उसको सार्वजनिक व्यय करते समय इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इससे पहला है, सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता करारोपण के सीमांत त्याग के बराबर। ध्यान सुनिएगा, सार्वजनिक व्यय से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वह करारोपण के सीमांत त्याग के बराबर हो। अर्थात तो जो टैक्स लगाया जाता है, जो त्याग जो है, जो टैक्स पे होते हैं उनको करना पड़ता है, वह बराबर हो किसके, उनका त्याग बराबर हो। जब सरकार उस आय को खर्च करे जनता पर, सार्वजनिक व्यय करे, लोगों को जो उससे उपयोगिता प्राप्त हो, तो वहाँ उधर त्याग और इधर मिलने वाली उपयोगिता दोनों जो है बराबर होनी चाहिए, दोनों सीमांत त्याग के बराबर, दोनों बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। अब सरकार जो है उस जो टैक्स लगाती है, उससे जो आय प्राप्त होती है उससे वो विभिन्न मदों पर व्यय करती है, उससे जो है वह विभिन्न मदों पर व्यय करती है, सड़कें बनवाती है, रेलवे बनवाती है, पुलों का निर्माण करती है, तमाम चीज़ें करती है। तो जो वह विभिन्न मदों पर जो उसको व्यय कर रही है, तो उस विभिन्न मदों से जो उपयोगिता लोगों को प्राप्त हो रही है, वो सीमांत उपयोगिता क्या हो, वह बराबर रहे, वह बराबर रहे। और तीसरा क्या है कि विभिन्न स्रोतों के बीच कर भार का बंटवारा इस क्रम से किया जाए कि प्रत्येक स्रोत का सीमांत त्याग समान या लगभग बराबर है। तीसरी बात क्या है कि जो विभिन्न स्रोतों से के बीच जो कर भार का बंटवारा किया जाता है, जो लोगों पर कर लगाया जाता है, वो इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक स्रोत का जो सीमांत त्याग है, जहाँ से भी कर लिया जा रहा है, जिस भी प्रकार का कर लिया जा रहा है, तो उसका जो प्रत्येक व्यक्ति का जो सीमांत त्याग हो वो लगभग बराबर है। हर व्यक्ति पर उनका सीमांत त्याग बराबर होना चाहिए, तभी जो है तभी हम अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं, तभी जो है जो सामाजिक लाभ वो अधिकतम होगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। इसका प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए कि समसमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। और यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, कहीं लिखना चाहते हैं, तो आप जो है ब्लॉग जो लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पोस्ट का, वहाँ जा करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा विस्तृत रूप से वहाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।